अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमने जो है वो एनपीटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने चैप्टर 1 मस्कुलोस्केलेटल का जो है कुछ पार्ट कवर किया है। अब हम मज़ीद जो है वो फंक्शनल एनाटमी और बायोमैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। जनरल बायोमैकेनिक्स की हम जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास लेवर था, जॉइंट की कैप्सुलर पोजीशन थी, मसल सब्स्टिट्यूशन थी, और हमारे पास जो है वो लीवर्स थे। ठीक है, सिलेक्टेड काइनेमेटिक्स थी। अब हम बात करेंगे एनाटमी की, फंक्शनल एनाटमी और बायोमैकेनिक्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले शोल्डर रीजन आ जाता है। तो शोल्डर रीजन की ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन की स्टडी करें तो शोल्डर रीजन में बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो है हमारे पास ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल, जो कि मिलके शोल्डर क्रेडल बनाते हैं, शोल्डर रीजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस जो है वो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो स्फेनॉइड, हाफ ऑफ स्फेरॉइड होता है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट होता है, और वो एक बॉल टाइप ह्यूमरस की जो है वो हेड होता है। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस होती है, हाइलन कार्टिलेज से कवर हुई भी होती है। हेड जो है वो रिट्रोवर्टेड होता है 20 to 30 डिग्री। रिट्रोवर्टेड जो है वो हमेशा थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, तो 20 to 30 डिग्री उसका हेड जो है वो रिट्रोवर्टेड होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो हेड बना रहा होता है 135 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द नेक से। जो नेक होती है ह्यूमरस की, वहाँ से लेकर, और नेक की बात करें शाफ्ट के ऊपर जो है नेक ऑफ द ह्यूमरस की, तो उसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद डिटेल में समझें तो कुछ इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तो ये हमारे पास शोल्डर रीजन की इस तरह से बोन आ गई, इस तरह से हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया, ये इस तरह से हो गया। तो ये जो नेक रीजन है और ये वाला जो रीजन है हेड और नेक का, ये मिला के जो एंगल बनता है ना इसका, ये हमारे पास 35 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम स्केपुला की बात करें तो हमारे पास स्केपुला आ जाता है। स्केपुला लार्ज और फ्लेट ट्राइंगुलर बोन होती है। ठीक है, ट्राइंगुलर बोन होती है, उसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर होता है, मिडिल होता है और लेटरल बॉर्डर होता है। ठीक है, फ्लेट रिब होती है, फ्लेट बोन होती है ओवर द 2nd to 7th रिब, मतलब सेकंड रिब जो है हमारी कोस्टल रिब से लेकर 7th रिब तक वो उसकी कवरेज आ रही होती है, स्केपुला की पोजीशन बताई जा रही है। ठीक है, कोस्टल सरफेस की बात करें, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस होती है। कोस्टल सरफेस जो रिब केज की तरफ होती है उस एरिया को बोलते हैं, और डॉर्सल सरफेस जो बैक का एरिया होता है हमारे स्केपुला का, उसको कहते हैं। ठीक है, इसके 3 एंगल्स होते हैं, मीडियल होता है, सुपीरियर होता है और लेटरल होता है। लेटरल एंगल की अगर बात करें तो वहाँ पर लेटरल एंगल में ग्लेनोइड फोसा होता है, जो कि ह्यूमरस के साथ अटैच होकर जॉइंट बना रहा होता है, और जो है वो वहाँ पर फेसेस होते हैं एंटीरियरली, लेटरली और सुपीरियरली। ठीक है, पियर शेप का फोसा होता है, जो कि फ्री रेंज ऑफ मोशन अवॉइड अलाउ कर रहा होता है अबडक्शन और फ्लेक्शन के अंदर। कॉनकेव शेप जो है वो रिसीव कर रहा होता है कॉन्वेक्स ह्यूमरल हेड। कॉनकेव जो शेप होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमेशा मुझे कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो है वो कंफ्यूज करता था। तो आई लाइक टू क्लियर दैट कि किस तरह का कॉनकेव होता है और किस तरह का कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह की जो कैविटी होती है, ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली कैविटी हमेशा हमारे पास जो होती है ये वाली कॉन्वेक्स होती है, और ये वाली जो है ना, सॉरी, ये कॉनकेव होती है। ये वाली जो है रीजन है ना, ये जो इंटरनल रीजन है ये कॉनकेव रीजन होता है, और ये जो बाहर की तरफ से निकला हुआ है ना ये कॉन्वेक्स रीजन होता है। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिए चेंजेस को, सही। उसके बाद हमारे पास शेप की ह्यूमरस की रिसीव हुई होती है, कॉनकेव ग्लेनोइड फोसा होता है, जिसके अंदर ह्यूमरस का कॉन्वेक्स हेड आके अटैच होता है। ओरिएंटेशन जो होती है वो ग्लेनोइड फोसा की प्लेसेस ट्रू अबडक्शन एट 30 डिग्री एंटीरियर टू फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन से 30 डिग्री की जो है वो एंगल पर ग्लेनोइड फोसा जो है उसकी प्लेसमेंट हुई हुई होती है बॉडी के अंदर। अब हमारे पास कुछ कैप्सुलर पैटर्न्स का ये हमारे पास चार्ट है जो ऊपर मेंशन हुआ था हमारे पास मसल सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये, और हमारे पास जो है वो मसल सब्स्टिट्यूशन के से पहले हमारे पास कैप्सुलर पैटर्न्स थे, सेलेक्टेड कैप्सुलर पैटर्न्स, और जो है वो कैप्सुलर पोजीशंस थी जिसके अंदर हमने मल्टीपल जॉइंट्स की पोजीशन को पढ़ा था। अब कैप्सुलर पैटर्न्स की बात करें तो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट की जहाँ पर स्पेसिफिक बात की हुई तो लिमिटेशन होती है, माउथ ओपनिंग के दौरान हमें जो है वो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है। ऑक्सीपिटल जॉइंट की फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो लिमिटेड होती है, देन बैकवर्ड बेंडिंग जो है एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन होता है उसकी रोटेशन पर। ये एक चार्ट है, ये बहुत ही प्रिसाइज समरी हुई हुई है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डिस्कस करने लगी तो बाकी लेक्चर जो है वो डिस्कस नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो अब हम जो है वो क्लेविकल की बात करें। ये हमारे पास एक्सेसरी जॉइंट मोशन जो हमारे पास था कैप्सुलर पोजीशंस के अंदर, जो हम लोग ग्लाइडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये इसका ग्रेड्स हैं, सही। उसके बाद हमारे पास क्लेविकल है, एक्सटेंड करती है लेटरली और लिंक कर रही होती है मेन्यूबरम ऑफ द एक्रोमियन, ठीक है, मेन्यूबरम ऑफ द एक्रोमियन। क्लेविकल जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ लिंक कर रही होती है स्केपुला के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो एक जॉइंट बना रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है शोल्डर कॉम्प्लेक्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ। एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन जो है वो मिड लाइन में जो हमारे बोन्स आ रही होती है उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो हमारे लिम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थरोलॉजी की बात करें तो आर्थरोलॉजी, आर्थ्रो इज़ स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ जॉइंट, तो आर्थरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट एंड इट्स सरफेसेस और एरियाज, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बन रहा होता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रहा होता है और स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हर जॉइंट को थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है प्रिसाइज वे में। कॉन्वेक्स ह्यूमरल हेड जब आर्टिकुलेट करेगा कॉनकेव ग्लेनोइड फोसा के साथ, तो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बना रहा होता है। ग्लेनोइड फोसा जो है वो थोड़ा सा शैलो होता है, ठीक है, वो उतना डीप नहीं होता, वो शैलो होता है, सही। तो उसके अंदर हेड अटैच होता है और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं शोल्डर के जो है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के डिसलोकेट होने के, क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता है, फोसा जो है वो इतना डीपन नहीं होता है कि ह्यूमरस के हेड को टाइटली कवर कर सके। इसीलिए ये 360 डिग्री पर भी अपनी इस क्वालिटी की वजह से जो है मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट की बात करें, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कॉन्वेक्स और कॉनकेव आर्टिकुलेट करी होती है रेसिप्रोकल शेप ऑफ स्टर्नम के साथ, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है, क्लेविकल का, और एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टिकुलेट करा होता है, फिर स्टर्नम के साथ इसकी आर्टिकुलेशन इस तरह से हुई होती है। बोथ जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे और उसकी आर्टिकुलेशन जो है वो कवर हुई होती है फिब्रो कार्टिलेज के साथ, फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है, फाइब्रस जो कार्टिलेज होता है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की बात करें तो प्लेन जॉइंट होता है रिलेटिवली फ्लैट सरफेस के साथ, फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल प्लेन जॉइंट होता है, इसमें कोई मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस नहीं होती है। ये हमारे पास जो जॉइंट बन रहा होता है ये भी कार्टिलेज के थ्रू कवरिंग हुई भी होती है और ऊपर से हमारे पास जो लिगामेंट्स आ रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट की बात करें तो ये क्लिनिकल आर्टिकुलेशन है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल इसकी आर्टिकुलेशन नहीं है, इसकी फिजियोलॉजिकल लेवल पर आर्टिकुलेशन है, जिसमें मसल्स काम कर रहे होते हैं, कार्टिलेज काम कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मसल्स की बात करें तो यहाँ पर डिप्रेसर्स होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, रिट्रैक्टर्स होते हैं, इंटरनल रोटेटर्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स, फ्लेक्सर्स, अबडक्टर्स, अडक्टर्स और एक्सटेंसर्स यहाँ पर अटैच हुए होते हैं। थोरेसिक बोन के साथ स्केपुला की कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, उसकी अटैचमेंट हुई भी होती है ह्यूमरस के साथ और क्लेविकल के साथ। थोरेसिक रीजन या फिर हमारा कोस्टल रीजन के साथ इसकी जो है वो मस्क्यूलर अटैचमेंट हुई भी होती है। तो ये क्लिनिकल आर्टिकुलेशन है, यहाँ पर एनाटॉमिकल आर्टिकुलेशन नहीं है। नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ट्रेपेजॉइड, कोनोइड और स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट आ गया, बर्सा शोल्डर, सब एक्रोमियल बर्सा, शोल्डर कैप्सूल, ग्लिनोइड लेब्रम एंड एसोसिएटेड नर्व्स एंड वेसल्स जो कि यहाँ से क्रॉस कर रही होती हैं। कैप्सूल की बात करें तो अटैच हो रहा होता है मीडियल टू ग्लिनोइड मार्जिन तक और ग्लिनोइड लेब्रन और कोरोकोइड प्रोसेस के साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है कैप्सूल की, जो कि पूरा इनक्लोज करके रखता है शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। अब इसकी दूसरी अटैचमेंट हुई हुई होती है लेटरली अटैचमेंट, इसकी अगर हम देखें तो ह्यूमरस के साथ हुई हुई होती है, एनाटॉमिकली नेक ऑफ द ह्यूमरस के साथ और अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ऑन द शाफ्ट के साथ कैप्सूल की अटैचमेंट हुई भी होती है सुपीरियरली। अब सपोर्टेड हुआ होता है टेंडन्स के थ्रू, सुप्रास्पेंडिस, इंफ्रास्पेंडिस, टीरीज माइनर, सब स्केपुलर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप बिलो, नीचे से यहाँ पर हमारे 4 मसल्स आ गए सेट्स के, सुप्रास्पेंडिस, इंफ्रास्पेंडिस, टीरीज माइनर और सब स्केपुलर, जो कि रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। पूरा 4 का सेट है जो कि शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट कर रहा होता है, हमारी बोन को सपोर्ट कर रहा होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। और नीचे से अगर हम बात करें तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो है वो हमारी ह्यूमरस के पोस्टीरियर रीजन पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इन्फीरियर कैप्सूल की बात करें, ठीक है, पहले हमने बात की मीडियल साइड पे कैप्सूल अटैच हुआ हुआ है, लेटरल साइड पे कैप्सूल अटैच हुआ हुआ है और फिर अब इन्फीरियर सब की बात करें। इन्फीरियर कैप्सूल जो वो लीस्ट सपोर्टेड होता है और मोस्ट लेग्स एरिया होता है शोल्डर जॉइंट का, वहाँ पर जो है इसकी सबलक्सेशन ईजीली हो जाती है इन्फीरियर जॉइंट की एज़ कम्पेयर टू सुपीरियर। यहाँ पर लिगामेंट्स हमारे पास हैं, इसका ब्रीफ हम लोग ले लेते हैं। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो कि कोरेकोइड प्रोसेस के साथ अटैच हुआ होता है ग्रेटर और लेसर टुबर्कल ऑफ द ह्यूमरस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बाइसेप टेंडन को रीइंफोर्स करना सुपीरियर कैप्सूल को और प्रिवेंट कर रहा होता है इन्फीरियर कॉर्डोल डिस्लोकेशन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है।
टॉट विथ एक्सटर्नल रोटेशन, टॉट टाइट हो जाता है एक्सटर्नल रोटेशन के साथ। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन और रोल है। स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर लिगामेंट होता है जो कि रन कर रहा होता है कोरेकोइड प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस तक, ठीक है। ये ट्रू लिगामेंट नहीं होता लेकिन कनेक्ट कर रहा होता है दो बोन्स को एक साथ एक ही पॉइंट पे, ठीक है। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट की बात करें, 3 बैंड्स होते हैं ग्लिनो ह्यूमरल के, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, लोकेटेड होते हैं एंटीरियर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की तरफ। ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एंटीरियरली अटैच हुआ होता है सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियरली। अब इसके बाद हम बात करें तो ये रीइंफोर्समेंट कर रहा होता है एंटीरियर ग्लिनो ह्यूमरल कैप्सूल की। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट की बात करें तो ये ब्रॉड बैंड होता है पासिंग ओवर द टॉप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव और एक्ट कर रहा होता है रेटिनोकुलम फॉर लॉन्ग बाइसेप टेंडन की, ठीक है। अब ये एक हमारे पास बैंड टाइप का आ जाता है, ये हमारे पास कोई इधर उधर क्रॉस करके अटैचमेंट नहीं है, एक बस बैंड है ट्रांसवर्स शेप में जो कि अटैच कर रहा होता है और रेटिनोकुलम की तरह एक्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बाइसेप के टेंडन को, ठीक है। उसके बाद लेब्रम आ जाते हैं। लेब्रम भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फ्लूइड फिल कैविटीज़ होती हैं जो कि जॉइंट को सपोर्ट कर रही होती हैं। क्लिनोइड लेब्रम की बात करें तो फिब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि डीप कर रहा होता है क्लिनोइड फोसा को, अटैच कर रहा होता है कैप्सूल को सुपीरियरली, इन्फीरियरली और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के टेंडन को भी सुपीरियरली होल्ड करके रखता है, ठीक है। लेब्रल टीयर्स भी होते हैं शोल्डर में, तो इनका काम है लिगामेंट्स का, कैप्सूल्स का, उनको प्रोटेक्ट करना। इंटरनल सरफेस जो है वो लेब्रम की कवर्ड हुई भी होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ जो कि थिकर होती है साइडों से पेरिफेरली, और सेंट्रली जो है वो थिन हुई भी होती है, ठीक है। एड्स एंड लुब्रिकेशन लाइक मेनिस्कस ऑफ द नी एंड सर्व्स टू प्रोटेक्ट द बोन। जैसे नी में मेनिस्काई होते हैं उसी तरह से ग्लेनोइड फोसा के अंदर लेब्रम होता है जो कि उसको सपोर्ट दे रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है और उससे जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। बर्सा, ये फ्लूइड फिल बैग्स होते हैं बर्सा जो कि मसल्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मल्टीपल बर्सा हमारी बॉडी के अंदर फाउंड किए जाते हैं। प्राइमरी बर्सा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं विद पैथोलॉजी इन सब एक्रोमियल बर्सा बिटवीन डेल्टोइड और कैप्सूल, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली बर्सा है जो कि डैमेज होने के चांसेस जिसके होते हैं वो सब एक्रोमियल बर्सा के होते हैं और जो कि डेल्टोइड मसल और कैप्सूल जो है वो उसके दरमियान में होते हैं, प्लेसमेंट भी होती है। ये ऑल्सो रन करता है एक्रोमियन और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के दरमियान में, नीचे से जा रहा होता है और सुप्रास्पिनेटिस के टेंडन के बीच में से क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बर्सा हमारे पास सर से मिलते हैं। शोल्डर की अब स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स की तरफ आते हैं। शोल्डर रीजन हमने उसकी एनाटमी पढ़ ली, हमने उसका जॉइंट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने उसके लिगामेंट्स पढ़ लिए, लेब्रम पढ़ लिए, बर्सा पढ़ लिए। अब हम इसकी बायोमैकेनिक्स की बात करें। आर्थ्रोकाइनामेटिक्स में बता चुकी हूँ, जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं विद इन द जॉइंट उसको हम आर्थ्रोकाइनामेटिक्स कहते हैं। ऑस्टियोकाइनेटिक्स की बात करें, काइनामेटिक्स जो बिटवीन द बोन्स मूवमेंट हो रही होती है वो ऑस्टियोकाइनामेटिक्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस की अगर हम बात करें, जब एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस हो रही होती है तो हेड ऑफ द ह्यूमरस मूव कर रहा होता है इन्फीरियर डायरेक्शन में बिकॉज कॉन्वेक्स मूविंग ऑन कॉनकेव, ठीक है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, बोन ऊपर जा रही है तो जॉइंट सरफेस में मूवमेंट क्या हो रही है वो इन्फीरियरली जा रही है, इन्फीरियर डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि कॉनकेव जो है उसने अटैचमेंट प्रोवाइड की हुई है कॉन्वेक्स हेड को, तो इसीलिए इसकी अटैचमेंट इस तरह की है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट अकर हो रही होती है। रोलिंग और ग्लाइडिंग जो है वो ड्यूरिंग एलिवेशन जब हो रही होती है ह्यूमरस की, दैट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वेरीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग द कंप्लीट रेंज, ठीक है। अब रोलिंग और स्लाइडिंग जो है वो कंप्लीट रेंज के अंदर प्रोवाइड हो रही होती है रोटेशन के अंदर, लेकिन वो वेरी करती है कि वो कितनी रेंज तक जाएगी, ठीक है। एट अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द एलिवेशन एक्सटर्नल रोटेशन कंजक्शन अकर्स, जब एलिवेशन हो रही होती है 75 डिग्री पर और एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है तो वो क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है कंप्रेशन ऑफ ग्रेटर टुबरकल अगेंस्ट द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो 75 डिग्री पर जो है बायोमैकेनिक्स शोल्डर की प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करी है ताकि स्ट्रक्चर्स की जो है वो ओवर यूज़ ना हो, उसकी इंजरी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए 75% ऑफ एलिवेशन पर एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है, सही, ताकि ग्रेटर टुबरकल के अगेंस्ट जो है वो एक्रोमियन कंप्रेस ना हो, ठीक है। अब इस स्कैपुलोथोरेसिक रीजन की बात करें और ग्लिनो ह्यूमरल रिदम की बात करें तो ये जो रेशियो होता है स्कैपुलोथोरेसिक और स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम होता है बेसिकली, तो जिसमें स्कैपुला की मूवमेंट हो रही होती है ह्यूमरस के साथ, ह्यूमरल जॉइंट के साथ,
तो वो एक जो है वो जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। एक लिमिटेड रेंज तक एक मसल जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है फॉर अ मोमेंट। तो उसके लिए जो इसकी जो स्केपुलर ह्यूमरल रिदम का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, 2% जो है वो हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पर, और 1% जो मूवमेंट हो रही होती है वो स्केपुला पर हो रही होती है। तो ये इनके दरमियान का रेशियो होता है, जिसे हम स्केपुलोथोरेसिक ग्लेनो ह्यूमरल रिदम कहते हैं, कंबाइनली स्केपुलो ह्यूमरल रिदम। ठीक है, ग्लेनो ह्यूमरल विद स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट के साथ इसकी जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं। अब 80% जब अबडक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर 2:1 का रेशियो देखा जाए मूवमेंट का 2 जॉइंट्स पर हो रही होती है। 180% ऑफ अबडक्शन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट 30 to 60 डिग्री ऑफ एलिवेशन मेनली जो है वो ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पर हो रही है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द मूवमेंट जो हमारी जो है परफॉर्म हो रही होती है रेंज ऑफ मोशन के अंदर, वो हमारी स्केपुला पर हो रही होती है। 120 डिग्री ऑफ मूवमेंट अगर हो रही होती है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पर, और 60% जो है वो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है स्केपुलर थोरेसिक जॉइंट पर। ठीक है, अबडक्शन स्पेसिफिक बात की गई है इसकी। 120 डिग्री जो है वो ग्लेनो ह्यूमरल पर हो रही है और 60 डिग्री जो है वो स्केपुलर थोरेसिक जॉइंट पर हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि एलिवेशन में भी इन्होंने बताया 30 to 60 डिग्री ऑफ एलिवेशन जो है वो ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पे हो रही होती है। रेस्ट ऑफ द मूवमेंट जो है वो हमारी उसमें हो रही होती है स्केपुलो थोरेसिक जॉइंट पे। अब रिक्वायरमेंट कब कब होती है फुल एलिवेशन की? एलिवेशन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब स्केपुला को स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है, इंफीरियर ग्लाइड ऑफ ह्यूमरस की प्रोवाइड कर रहे होते हो तो उस टाइम पे एलिवेशन चाहिए होता है। एक्सटर्नल रोटेशन के दौरान जो है वो एलिवेशन चाहिए होती है स्केपुला की, उसकी मूवमेंट करनी होती है। ठीक है, रोटेशन हो रही होती है क्लेविकल की एक स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पर, वहाँ पर एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्केपुलर अबडक्शन और लेटरल रोटेशन ऑफ एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट, वहाँ पर एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। शोल्डर एलिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेटनिंग ऑफ थोरेसिक काइफोसिस की जब बात हो रही है तो वहाँ पर भी फुल एलिवेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब एलिवेशन यहाँ पर क्यों मेंशन की गई है? तो एलिवेशन भी यहाँ पर बताया है कि एलिवेशन जब भी हो रही होती है तो वहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है। ठीक है, तो उसको जो है हमें एक्सटर्नल रोटेशन में एलिवेशन के दरमियान प्रिवेंशन चाहिए होता है ग्रेटर ट्यूबरकल की एक्रोमियन प्रोसेस पर। तो एलिवेशन जो है वो बहुत सारी जगहों पर नेसेसरी है, और उसके साथ ही जब एलिवेशन होती है तो एक्सटर्नल रोटेशन भी होती है। तो उसके लिए भी मल्टीपल चीज़ें हमें जो है वो रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं कि एलिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारा जो शोल्डर रीजन का जो टॉपिक है वो हमारा इस वक्त जो है वो कवर हो चुका है। कोई भी चीज़ हो तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह एल्बो जॉइंट को डिस्कस करेंगे। एल्बो जॉइंट हमारा जो है वो थोड़ा सा छोटा है, हम उसको कवर करके ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए सी यू सून।